जय हिंद। स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पौधों में परिवहन कैसे होता है, कैसे वो अपना खाद्य पदार्थ, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ या जल मतलब पानी किस तरीके से पेड़ पौधे में जाते हैं और कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वो जान चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, जंतुओं में परिवहन जो होता है वो आपके पोषक पदार्थ के कारण होता है। अब ये पोषक पदार्थ का परिवहन कैसे होता है? देखिए, पोषक पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे पेट में खाना जाता है। जो खाली जगह होता है ना उसे गुहा कहते हैं, तो पेट वाले को हम उदर गुहा कहते हैं। तो खाना हम खाए और हमारे पेट में गया तो पेट में क्या होता है, खाना पच जाता है। तो पचने के बाद जो उससे निकलने वाला ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी को हम कहते हैं पोषक पदार्थ। उसी का परिवहन हमारे शरीर में होता है। क्या होता है कि हम खाना खाए, पेट में गया, खाना पचा, उससे जो ऊर्जा मिला, और ऊर्जा कहाँ, आपके पूरे शरीर में नसों के माध्यम से खून के अंदर वो एक भाग से दूसरे भाग पैरों में आपके चले जाते हैं। तो उस तरीके से पोषक पदार्थ का परिवहन होता है जंतुओं में। दूसरा क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है। देखिए, गैसों का परिवहन कहने का क्या मतलब है, देखिए हम जब सांस लेते हैं, सांस खींचे हमने, तो सांस जो हमने खींचे वो कहाँ गया, फेफड़ा में। देखिए, फेफड़ा का काम क्या होता है, वो एक टंकी है। टंकी कहने का मतलब वो बस ऑक्सीजन को खींचकर अपने टंकी में भर लेता है, लेकिन आपके पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन भेजने का काम करता है वो हेमोग्लोबिन करता है, और ये हेमोग्लोबिन खून के अंदर पाया जाता है। मतलब आपका जो शरीर के अंदर, पूरे शरीर में आपका ऑक्सीजन जो भेजने का काम करता है वो हेमोग्लोबिन करता है, जो खून के अंदर होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, खून के माध्यम से ऑक्सीजन भेजता है और खून के माध्यम से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। यानी वो लेने का काम क्या करता है, CO2, और भेजने का काम क्या करता है, ऑक्सीजन। यह काम कौन करता है, खून के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसी का काम होता है। तो इस तरीके से गैसों में क्या होता है, ऑक्सीजन को खींचना, तो ऑक्सीजन खींच को फेफड़ा तो रख लिया, लेकिन पूरे शरीर में कौन फैलाता है, हेमोग्लोबिन फैलाता है। ठीक है। और गैसों में क्या होता है, फिर CO2 और हेमोग्लोबिन भी हमारे खून से क्या करता है, CO2 को खींच लेता है। CO2 कहने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका परिवहन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, है ना, और खाना जैसे खाते हैं तो क्या है ना, उत्सर्जी पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, जैसे यूरिया हो गया इत्यादि, ये सब जो होता है आपका, ये आपका हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है। तो लेकिन जो किडनी का काम होता है, किडनी क्या करता है कि जैसे उत्सर्जी पदार्थ में मतलब कि उस शरीर के अंदर तो वो घूमता रहता है, ऐसा नहीं है। जो आपका मैंने क्या बोला कि यूरिया, मैंने बोला यूरिया और अमोनिया, यूरिया और अमोनिया ये जो है आपके खून के अंदर ही चलता रहता है। तो किडनी क्या काम करता है कि जैसे जाता है खून के अंदर तो क्या करता है कि जो हानिकारक पदार्थ को खींच लेता है। किडनी का काम क्या है कि हानिकारक पदार्थ जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाए उसको खींच लेता है और खींच के अपने पास रख लेता है। तो जो हानिकारक पदार्थ था उसको रख लिया, बाकी खून को बोला तुम चले जाओ। तो यानी किडनी क्या करता है, उस हानिकारक पदार्थ को जो होता है उसको अपने पास लगता है। जैसे जैसे अब खून के अंदर जा रहा है, देखा कि अरे ये हानिकारक पदार्थ है, यूरिया है, अच्छा अमोनिया, खींच लो। तो क्या करता है, वो खींच के अपने पास रख लिया, बाकी खून को जाने देता, बोला तुम जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। तो हानिकारक पदार्थ को रख लेता है, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, इसी का परिवहन होता है। अब देखिए, आपके जो मैंने इतने सारे तीन बताए, पहला हमने क्या बताया, पोषक पदार्थ का परिवहन किसमें होता है, जंतुओं में होता है। गैसों का परिवहन होता है, गैस मतलब ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्सीजन ऑक्साइड। और तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है। तो एक लास्ट जो मैंने आपको लिखा है, ताप नियंत्रण। देखिए, हमारे शरीर में खून नसों में बहता है ना, नसों मतलब पूरे नस में बहता है। ठीक है। पूरे शरीर में खून किसके अंदर बहता है, नस के अंदर बहता है। तो जो गति करता है, अब देखिए हमारे शरीर में नस है और नस बहुत गति करता है, स्पीड में भागता है। तो जो स्पीड में भागता है ना, उस पर ताप उत्पन्न हो जाता है, टेम्परेचर, है ना। जैसे कि अगर हम हाथ को ऐसे स्पीड में करें तो क्या होता है, हाथ गर्म होता है, और जैसे छोड़ेंगे वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो नस के अंदर खून बहता है वो क्या, ताप, टेम्परेचर तो होगा। जो भी चीज गति करता है वो टेम्परेचर होगा, उसका तापमान होगा, गर्मी होगा उसके अंदर। तो हमारे शरीर में जो है तापमान कंट्रोल करता है हमारे शरीर को। ये खून जो परिसंचरण करता है, यानी कि जो नियंत्रण करता, कंट्रोल करता है हमारा। तो
तो हमारे शरीर में कितने डिग्री जो सेल्सियस होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे तापमान होते हैं हमारे शरीर को, और इसको कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है। लेकिन ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम कर रहा है रक्त। इसलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त पढ़ेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जंतु में परिवहन कैसे होता है। पोषक पदार्थ का परिवहन होता है, दूसरा गैस यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा परिवहन होता है, और किसका होता है? उत्सर्ज्य पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ होता है। चौथा मैंने देखा कि हमारे शरीर में जो खून बहता है उसको ताप को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कि अगर ये ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम जैसे कि मर जाते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है ठंडा? क्योंकि हमारे शरीर की नसों में खून का बहना वो बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है वो दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना। तो फिर जब जैसे जैसे मतलब देखिए हमारे पेट में बाएं तरफ जो है ना एक प्लीहा होता है जहाँ पे हमारा खून जमा होता है। ठीक है, तो प्लीहा में क्या होता है कि जो हमारा डेंगू नाम का बीमारी होता है, ठीक, सॉरी, मलेरिया जो बीमारी होता है, मलेरिया बीमारी क्या करता है? उस हमारे जो जहाँ पे खून होता है जमा, प्लीहा उसे कहते हैं, बाईं तरफ होता है, उस प्लीहा पे हमला करता है और प्लीहा को धीरे धीरे खराब करने लगता है। यानी कि जैसे अब खराब करे, आपको पता है कि खून जमा है, और आपको ये भी पता हो गया कि प्लीहा में खून रहता है, और खून का जो हमारा शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अब हमारा क्या करता है कि मलेरिया उसी पे हमला कर देता है, और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान को बीमार होने लगता है, उससे मर जाते हैं। तो मलेरिया से क्या होता है कि हमारा तापमान क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है, यानी कि तापमान घटने लगता है। ठीक, तो अब हम लोग रक्त यानी ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब ये कोलाइड क्या होता है? देखिए कोलाइड उसको कहते हैं जो गाढ़ा चीज को कहते हैं कोलाइड। जैसे कि हम लोग घर में क्या करते हैं कि चाय बनाते हैं, ठीक है ना। अब चाय को हम क्या करते हैं? छांकते हैं, है ना। उसको छांक के जो चाय निकल जाता है और चाय पत्ती जो होती है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जब हम दूध को छांकते हैं तो दूध के ऊपर का जो मलाई है वो छक के जो छानते हैं उसके ऊपर रह जाता है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। तो उसी तरह हमारा जो रक्त है वो क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, एक गाढ़ा के तरह होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ब्लड के अंदर यानी रक्त को, है ना। देखिए रक्त को जो है ना एक दूसरा नाम भी हिंदी में कहता है, उसको रुधिर भी कहते हैं, और अगर उर्दू शब्द में कहें इसे लहू भी कहते हैं, लहू। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अब दूसरा क्या है? ये एक संयोजी उत्तक है। अब संयोजी उत्तक कहने का क्या मतलब है? देखिए संयोजी उत्तक कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को जो जोड़ता है एक दूसरे को, उसी को हम संयोजी उत्तक कहते हैं। अब ये बताइए, हमारा हाथ, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पैर, हमारा सर, हमारा छाती, पेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। तो हमारा जो रक्त है वो एक दूसरे को जोड़ता है, कि एक जगह से दूसरी जगह खून का चलना, है ना, दौड़ना, ये क्या करता है? हमारा संयोजी उत्तक है। क्योंकि पैर से लेकर, हाथ से लेकर, सर से लेकर पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है कौन? हमारा रक्त यानी रुधिर यानी ब्लड। ये तो हो गया। तीसरा मेरा क्या है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और उसके बाद क्या है? यह क्षारीय होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है। इसका मतलब है कि 7 से ऊपर है रक्त यानी ब्लड, तो हमारा ये क्या होगा? क्षार होगा। अब पांचवा क्या है हमारा कि देखिए ब्लड के अंदर जो है मनुष्य यानी मेल और फीमेल, है ना, मेल पुरुष और महिला में अलग अलग ब्लड होते हैं। क्यों? देखिए पुरुष में क्या होता है कि 5.5 लीटर क्या होता है? हमारा रक्त होता है, खून होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें खून कितना होता है? 5 लीटर, यानी कि जो पुरुष से महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, ठीक है। तो अब आधा लीटर कम क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हमारा हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त धीरे धीरे बनता है, क्योंकि रक्त जो बनता है हेमोग्लोबिन की वजह से बनता है। तो इसमें महिलाओं में हेमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, इसलिए उसमें हमारा मतलब पुरुषों से महिलाओं में जो रक्त होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ चीज और भी आपको जानना जरूरी है, जैसे रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कहाँ बनता है? इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए रक्त का निर्माण जो है ना, दो तरीके से मैंने इसको बांट दिया। दो तरीके से क्या बांटा कि देखिए एक तो जब भ्रूण हो, भ्रूण कहने का मतलब है क्या होता है? भ्रूण कहने का मतलब जब वो बच्चा पेट में हो, जो बच्चा पेट में होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। जो बच्चा पेट में हो उसे भ्रूण कहते हैं, और जो बाहर आता है उसे हम भ्रूण नहीं कहते, उसे बच्चा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर अंदर जो पेट में है उसको भ्रूण कहेंगे, जो बाहर आ गया उसको बच्चा कहेंगे हम। तो चाहे वो 3 महीना का हो पेट में या 9 महीना का हो, अगर पेट में है तो उसे भ्रूण कहेंगे। तो पेट के अंदर जो बच्चे होते हैं जो भ्रूण कहते हैं, उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में बनता है।
याद रहेगा, जो उसका रक्त यानी ब्लड यानी खून भ्रूण भ्रूण में कहां बनता है, लीवर में बनता है। लेकिन जब जब आप बड़े हो जाएं या फिर आप बाहर आ जाए, बच्चा हो जाए 2 साल 5 साल यानी 10 साल, जब वयस्क बड़े हो जाए तो उसका जो ब्लड बनता है वो कहां बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। कहां बनता है वो, अस्थि मज्जा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन मेरो। याद रहेगा, जैसे हम लोग हुए और आप लोग हुए, हम लोग का खून कहां बनेगा, हम लोग का रक्त यानी ब्लड कहां बनेगा, आपको याद रखना अस्थि मज्जा में। और जो बच्चे पेट में है, जो भ्रूण उसे कहते हैं, उसका कहां बनता है हमारा खून यानी रक्त, वो कहां बनेगा, आपका लीवर में बनेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अब मैंने अब क्या लिखा है यहाँ पे, रक्त का जमाव यानी कि स्टोर। खून कहाँ एक जगह जमा होता है ना। जैसे कि पानी को अगर एक जगह रखे तो उसमें टंकी कहता है, टंकी में क्या होता है, हमारा जितने सारे पानी वो जमा हो जाते हैं। तो खून हमारे शरीर में जमाव कहाँ होता है, तो याद रखना प्लीहा। प्लीहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्लीहा हमारे बाएं तरफ होता है, इधर है ना, हमारे बाएं तरफ होता है प्लीहा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। याद रहेगा, प्लीहा यानी कि बाएं तरफ होता है हमारा, इसे इंग्लिश में स्प्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लेन, जहां पे हमारा रक्त का जमा होता है, सारे रक्त जो होते हैं हमारे यहीं पे होते हैं। याद रहेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमारा खून सारा जमा होता है। लेकिन एक चीज भी है कि ये रक्त का कब्र यानी कि प्लीहा ही होता है। क्या होता है कि जब हमारा खून खराब हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारा खून वगैरह मतलब अच्छे खून नहीं होते हैं, जैसे कि आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, क्योंकि आरबीसी अब 120 दिन में वो मरने लगते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो भी कहाँ जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लीहा को मतलब रक्त का क्या है, कब्र भी कहा जाता है। क्योंकि अभी बता, जो जिंदा खून है वो भी कहाँ है, वो भी तो प्लीहा में भी है। लेकिन जो आरबीसी यानी आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी क्या होते हैं, 120 दिन के बाद क्या होते हैं, वो भी मरने लगते हैं। अब वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो भी कहाँ जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं, वो वहीं जाके मर गए। तो इसलिए जो रक्त का कब्र हुआ, कब्र भी वहीं है, और जमा भी कहाँ होता है, वो भी प्लीहा में भी होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए हमारा टॉपिक था जंतुओं में परिवहन, कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। तो पहला हमारा क्या था कि पोषक तत्वों का परिवहन, जो हम खाना खाते पेट में गया, खाना पचा, उससे जो एनर्जी निकला पूरे शरीर में चला गया हमारा रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से, ये पोषक पदार्थ का परिवहन हो गया। दूसरा गैसों का परिवहन हुआ, यानी कि जो हम सांस लिए, फेफड़ा उसे रख लिया, लेकिन फेफड़ा तो रख लिया, लेकिन हमारे शरीर को कौन भेजेगा ऑक्सीजन, तो कौन भेजता है, हेमोग्लोबिन भेजता है, जो खून यानी रक्त के अंदर होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी लेता है कौन, हेमोग्लोबिन। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तीसरा क्या, हानिकारक पदार्थ जो होता है, उत्सर्ज्य पदार्थ, जो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ जो नहीं होना चाहिए, जैसे यूरिया या अमोनिया इत्यादि होता है हमारा, उसको क्या करता है, किडनी अपने पास रख लेता है। ठीक है, एक होता है ताप नियंत्रण, ये कि अपने शरीर को टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है। लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, रक्त करता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने रक्त आपको बताया, जिसका हिंदी नाम रुधिर भी है, रक्त भी कहते हैं, और उर्दू शब्द अगर बात करें लहू भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड क्या था, जो गहरे चीज को बोलते हैं हमारा, इसलिए खून बहुत गहरा होता है। ठीक है, यह संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक कहने का मतलब पूरे शरीर को खून जो है हमारा जोड़ने का काम करता है। इसका पीएच में 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ऊपर वाले को क्षार कहते हैं। और ये अगर मेल यानी पुरुष में कहे तो 5.5 लीटर रक्त होता है, और महिलाओं यानी फीमेल में कहे तो 5 लीटर क्या होता है, हमारा रक्त होता है। फिर रक्त का निर्माण देखे मैंने 2 चीज, जब बच्चे पेट में हो यानी भ्रूण हो तो उसका लीवर में खून बनता है, और जब हम लोग हो तो हमारा अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में ब्लड यानी रक्त बनता है। ठीक है, रक्त का जमा यानी खून एक जगह जमा कहाँ होता है, प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, जो बाएं तरफ होता है हर इंसान के। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। लेकिन जब हमारा रक्त खराब होने लगता है, ठीक है, जब मरने लगता है, तो वो भी कहाँ जाके जमा होता है, वो भी प्लीहा में जमा होता है। इसलिए रक्त का जो कब्र है उसे हम प्लीहा को भी कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आपको आया होगा। मैं आपको पूरा नोट्स दूंगा। मैंने आपको ये मेन जो पॉइंट्स जो आपको याद मतलब रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसे बना के खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स दूंगा, और उसे आप एक बार पढ़ें, और आप एग्जाम में 100% इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और आपसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। और हमारा नोट्स को अगर पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब आगे हम इसके अब रक्त के बारे में और भी कुछ सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके हम समझते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, इसे नोट कर लें आप। अब जो रक्त जो बनता है हमारा, वो रक्त के अंदर क्या होते हैं, रक्त जो आपका खून होता है, खून में 2 चीज होते हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु होता है। ये प्लाज्मा और रुधिराणु, इन दोनों से मिलकर आपका रक्त यानी खून यानी ब्लड बनता है। अभी प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक द्रव यानी एक लिक्विड पदार्थ है। प्लाज्मा एक द्रव यानी एक लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, और जो आपका रुधिराणु है ये एक बिल्कुल ठोस के जैसा है, ठोस कण है ये। तो आपका ये लिक्विड वाला पदार्थ, जो लिक्विड वाला है, जो द्रव है, और ये
जो ठोस कण है, ये दोनों से मिलकर आपका रक्त बनता है। अब ये प्लाज्मा तो समझ में आया कितना होता है, 55 से 60% भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। और जो आपका ठोस वाला भाग, जो कण वाला भाग है, वो क्या है रुधिराणु, 40 से 45% भाग होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप ये समझिए, हमारा खून तो दो चीजों से मिलकर बना, ये तो मुझे पता चल गया कि एक है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है मेरा रुधिराणु। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई भी एक शरबत बनाते हैं, मीठा वाला शरबत, तो आप एक पानी लेते हैं और पानी के साथ, पानी क्या है, द्रव पदार्थ है, लिक्विड है वो। आप लेते चीनी, और चीनी आपका क्या है, ठोस। लेकिन जब आप उसको घोलते हैं तो आपका क्या बनता है, द्रव। तो खून, ये रक्त भी तो उसी तरह है, ये हमारा द्रव है, यानी कि पानी वाला पदार्थ, द्रव वाला पदार्थ, और ये क्या, ठोस वाला पदार्थ। दोनों मिला तो क्या बना, आखिर तो वही रक्त। रक्त भी क्या है आपका, एक द्रव पदार्थ के जैसा ही तो है, कोलाइड है, गाढ़ा है, लेकिन है तो द्रव पदार्थ। जैसे आप चाय बनाते हैं घड़ों में, तो चाय में पानी डाला, उसके बाद आपने क्या, दूध, ठीक है, द्रव है, लेकिन साथ ही साथ चाय पत्ती जो ठोस है, चीनी जो डाले वो भी ठोस है। जब बनता है तो फिर द्रव ही बनता है हमारा। तो बताइए, कोई भी चीज बनता है ना, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि यानी द्रव वाला पोर्शन होता है, द्रव होता है, और कुछ ठोस होता है, तब मिलकर आपका एक द्रव ही पदार्थ बनता है। तो आपका रक्त भी है प्लाज्मा से और रुधिराणु से मिलकर बना होता है। लेकिन जो आपका प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55 से 60% भाग होता है, और आपका रक्त का रुधिराणु जो है वो 40 से 45% भाग होता है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए, जो प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाए जाते हैं। ये दोनों आपका क्या है, ये आपका प्रोटीन है, ये दोनों क्या है, प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर, जो रक्त के अंदर ही तो है, ये प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन कौन है, एक है फाइब्रिनोजेन और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो पहला जो आपका प्रोटीन है, आपका प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो है आपका प्रोटीन है। ये क्या काम करता है, इसको गाढ़ा बनाने का काम करता है ना, गाढ़ा बनाने, कुछ ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है ना, तो उसको ही बनाने का काम करता है यह दोनों प्रोटीन। अब मान लीजिए, ये तो प्रोटीन समझ में आया कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों इस प्लाज्मा को गाढ़ा बनाता है। तो अगर मान लीजिए इसको प्लाज्मा से निकाल दिया जाए, मान लीजिए दोनों प्रोटीन निकाल दिया, तो अब क्या प्लाज्मा गाढ़ा होगा, नहीं, बिल्कुल एकदम पानी की तरह बहेगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा एकदम, बिल्कुल ये प्लाज्मा बिल्कुल पतला हो जाएगा, जैसे मन तैसे एकदम बहना शुरू हो गया, क्योंकि पहले गाढ़ा था इस दोनों के प्रोटीन की वजह से। अब हमने प्लाज्मा से उस प्रोटीन को निकाल दिया। अब जब प्रोटीन को निकाल दिया तो वो क्या होगा, गाढ़ा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और पतला होगा, आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। लेकिन जब इन दोनों प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो हल्के और पीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हल्के पीले, हल्के पीले हो जाते हैं। ये दोनों प्रोटीन निकालने के बाद जो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग हो जाता है, हल्का पीला रंग, और उसी को हम कहते हैं, उसी के अंदर होता है एक चीज, सीरम। उसी को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इसलिए हम लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारा खून लिया जाता है, तो खून के अंदर से वो सीरम लेता है जो हल्के पीले रंग का, तो उसी से जांच करता है हमारे पूरे बॉडी में किस तरह का बीमारी है, क्या हीमोग्लोबिन है, किस तरह का, जो भी कुछ जांच में हमारा निकलता है। तो याद रहेगा कि जो हमारा खून, जो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो ब्लड जांच में क्या निकालता है, सीरम, जो हल्के पीले रंग का होता है, इसी से वो जांच पता करता है। तो मुझे उम्मीद है प्लाज्मा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, जो हम लोग समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे, रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, रुधिराणु जो है आपको पता है ये कैसा है, ये ठोस वाला भाग है, ठोस कण है, ठोस कण है आपका। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ठोस कण जो रुधिराणु है ये तीन भागों में बढ़ गया। एक आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल है ना, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, और दूसरा फुल फॉर्म होता है, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, और तीसरा क्या, प्लेटलेट्स। ये तीनों को आपको पढ़ना है। तो रुधिराणु में तीन भाग, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी देखिए, इसके अंदर भी एक प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर क्या है, एरिथ्रोसाइट। याद रखना कि आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और आपसे प्लेटलेट्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स के अंदर एक प्रोटीन है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन, ल्यूकोसाइट, और आरबीसी के अंदर एरिथ्रोसाइट। ये तीनों प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन आरबीसी देखिए, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, इसकी संख्या कितनी होती है इंसानों में? इंसानों में इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। आरबीसी का जो संख्या होता है इंसानों में कितना लाख होता है? 50 लाख। और आरबीसी के अगर ये दिन दिखा दे कितने दिन तक वो जिंदा रहते हैं, 120 दिन तक वो जिंदा रहते हैं, उसके अगले दिन वो मर जाते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल इंसानों के अंदर। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? 10,000। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? 10,000। और इसकी जिंदगी कितने दिन की होती? 4 दिन की होती है। तो डब्ल्यूबीसी 4 दिन के बाद 5वां दिन जो होता है वो खत्म हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स की कितने हमारा संख्या है इंसानों में? अगर बात करें 2 लाख, लेकिन बोलेगा कि इसकी जिंदगी कितनी है, तो 7 दिन तक ही है। 7वां दिन के बाद ये भी खराब होते हैं, ये भी मर जाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर यह तीनों जो खराब हुआ, तो इसका फिर क्या होगा? शरीर के अंदर ही तो खराब हुआ ना, हमारे नसों में खून दौड़ रहे हैं, हमारे नसों में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये तीनों तो खराब हो गया। मैंने तो बताया कि भाई 120 दिन के बाद ये मर गए, 121वां दिन में खराब हो गए। तो फिर आप बोलेंगे 4 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो जाएंगे, 7 दिन के बाद प्लेटलेट्स भी खत्म हो जाएंगे। भाई इनका क्या है? ये कहाँ जाएंगे? इनका फिर शरीर के अंदर बाहर कैसे निकले, क्या होगा? देखिए, मैंने बोला आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो कि रुधिराणु, ये खराब हुआ है, ये खराब नहीं हुआ है। प्लाज्मा अभी भी जिंदा है, प्लाज्मा अभी भी जिंदा है। तो आपको पता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी लसीकाणु इन दोनों को मार देता है। लसीकाणु आपको याद रखना, अगर बोले जाए कि इसको कौन मतलब खत्म करता है, लसीकाणु, ठीक है। और आरबीसी जब खत्म हो जाता है तो कहां जाता है? मैंने आपको बताया ना कि हमारे बाएं तरफ प्लीहा यानी स्प्लीन होता है, जहां पे हमारा रक्त जमा होता है। तो ये जो मरा हुआ खून है या फिर जो खराब हो गया ये आरबीसी रेड ब्लड से, ये कहां चला जाता है? वहीं चला जाता है। मैंने क्या बोला? प्लाज्मा जिंदा है, रुधिराणु खत्म हो गया, तो प्लाज्मा कहेगा अच्छा तुम तो खत्म हो गए। अब चाय वो बनाते हैं ना हम लोग, तो चाय में क्या करते हैं? चायपत्ती छांक लेते हैं ना, और बाकी चाय निकाल लेते हैं। ये चायपत्ती था, ये खराब हो गया, लेकिन फिर भी चाय वो जिंदा है। मतलब ये बोलेगा हम है, टेंशन क्या लेते हो? जो खराब वाला जो ये 120 दिन के बाद 121वां दिन, ये 5वां दिन के बाद, या फिर 8वां दिन, ये जो खराब वाला डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों किसके पास चले जाते हैं? ये बोलता आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। तो प्लाज्मा आ गया और उसको क्या करता है? जो खराब वाला उसको छान देता है और उसको फिर नया बना के फिर से भेज देता है शरीर के अंदर। तो ये प्लाज्मा का काम होता है। फिर उसको बनाया, फिर वो जा रहा, फिर खराब हुआ, फिर प्लाज्मा मदद करता है, फिर उसको बना देता है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को बना देता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा चलता रहता है और हमारे शरीर के अंदर फिर डब्ल्यूबीसी बनते रहता है अगले दिन से। तो ये प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उम्मीद है आपको रक्त जो है आपको 2 चीज से मिलकर बनता है, लसीकाणु और रुधिराणु, जो ठोस कण होते हैं। इसके अंदर 2 प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन अगर निकल ज्यादा, अगर ये मतलब कम हो जाए, तो आपके जो प्लाज्मा का रंग हल्के पीले हो जाएगा, जिसे हम सीरम कहते हैं। रुधिराणु में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी की संख्या इंसानों में कितनी? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी? 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी? 2 लाख है। आरबीसी का कितना दिन जिंदा रहता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी 4 दिन और प्लेटलेट्स 7 दिन तक जिंदा रहता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो मैंने जंतुओं में परिवहन बताया, मैंने बताया कैसे वो रक्त ही तो परिवहन कर, कौन हमारे शरीर में ऊर्जा जो आ रहा है रक्त के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से रक्त और जंतु में परिवहन समझ में आया होगा। और हम जो अब आपको अगली क्लास में बताएंगे, आरबीसी पढ़ाने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ाने वाले हैं और प्लेटलेट्स पढ़ाने वाले हैं। ये तीनों कितना इंपॉर्टेंट है आपको तो समझ में अब आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, एग्जाम के हिसाब से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी, दोनों जरूरी होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा
और आप चाहते हैं कि सर मुझे अगर ये जो आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया बहुत अच्छे से समझ में आया, इसका अगर कोई क्लास जैसा नोट्स मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे बिल्कुल, हम तो आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, तो अब ये आपको नोट्स क्या है कि अगर आप हमारा टेलीग्राम आईडी जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस पे जाएं और उसको सर्च करें, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा वहाँ पीडीएफ। या फिर अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ पे जाइए और पीडीएफ फाइल मिलेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट लिस्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।